चलो दोस्तों देख लेते फिर से सुपर सिल्वर में 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, समिट ऑफ G20 held in October 2021 in Rome was, what was a summit? Summit कौन सी थी? 14th, 15th, 16th and 17th. So summit was 16th समिट थी। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा ध्यान में रखिए, बड़े टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं फैक्चुअल, तो ये थोड़ा सा आप याद करते रहिए। एक थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते G20 की समिट्स। देखो G20 के समिट्स में ये जो है 14th, 15th, 16th, 17th, 18th और 19th थोड़ा लर्न कर लेना कौन सी इसमें है। जैसे 14th का ओसाका जापान, 15th रियाद सऊदी अरेबिया, 16th रोम इटली, 17th बाली इंडोनेशिया, है ना, ये प्रपोज्ड अभी है। और ये 18th न्यू दिल्ली में होने वाली है 2023 में, और 19th ब्राजील में, है ना, प्रपोज्ड है, ध्यान में रखो, है ना। अभी ये क्या हो गया, G20 समिट में कोई कॉन्क्रीट डिसीजन हो नहीं पाया, क्लाइमेट चेंज पर भी नहीं हो पाया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं होगा। जबकि G20 ग्रुप ये काफी बड़ा ग्रुप है, जियोग्राफिकल कवरेज से भी बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमर्जिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज दोनों इसमें है ना। अब यहाँ पे ये हुआ कि एक डिसीजन हो गया कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो है कोल प्लांट, न्यू कोल प्लांट की, वो एंड कर दिया जाए, लेकिन कमिटमेंट नहीं हुआ डोमेस्टिक कोल कंजम्पशन का कि उस पर कब रोक लगाई जाए। लेकिन और एक डिसीजन हो गया कि हु का जो है वन हेल्थ अप्रोच, उस पर एक्सेप्टेंस हो गया, डिसाइड हो गया कि ये करना है। और फाइनेंस जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली मैसेंजर आरएनए हब्स जो है साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना, इसके लिए भी डिसीजन हो गया। और साथ में प्राइवेट फाइनेंसिंग जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लाने के लिए भी डिसीजन हो गया। तो कुछ डिसीजंस हो गए, लेकिन जो मेन डिसीजन था क्लाइमेट चेंज का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग statements with regard to the informal sector of India. 1. Agriculture activities have a highest share in the informal sector. Or second, largest shrinkage shown in the informal agriculture sector in the last 3 financial year. Which of the above statement is or are correct? So answer is C. Both are correct. सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल सेक्टर में, लेकिन इसमें श्रिंकेज भी उतने ज्यादा लेवल पर हो गया है। क्यों हो गया भाई श्रिंकेज? तो आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से किसान क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन हो जाने की वजह से जो है इनका इनफॉर्मल जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया। वो 97.7% था, वो सीधा 70-75% पर आ गया है। रियल इस्टेट का भी काफी कम हो गया है, एक 52% से 20-25% पर आ गया है ना। अब ये जो है शिफ्ट हो गई है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, है ना। ये शिफ्ट होने के बावजूद भी अभी कुछ दिखता है कि इनफॉर्मल वर्कर्स जो है वो पैंडेमिक की वजह से काफी सफर रहे हैं, यानी इनफॉर्मल वर्कर्स को ऐसा कुछ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। एनएसएसओ का 2014 का डाटा कहता है कि 93% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया अर्न देयर लाइवलीहुड एज ए इनफॉर्मल वर्कर्स। तो हम सोच सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर की जो है कंडीशन यदि अच्छी रही तो इकोनॉमी हमारे अच्छी रहेंगी और हमारे मासेस जो है उनकी लाइवलीहुड भी अच्छी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडस फ्रेश वाटर डॉल्फिन? ए प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर, बी टर्सियोप्स ट्रुकेंटस, सी सुडोरका क्रैसिडेंस, डी डेल्फिनस अल्बिमेनस। सो आंसर इज ए प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर। क्यों न्यूज में देख लेते दोस्तों। तो इसको जो है उर्दू और सिंधी में भूलन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भूलन भी है। ये टूथ वेल है, यानी दांत है, और इसका मतलब ये थोड़ा सा हिंसक भी है। ये
प्लेटिनिस्टी जो है डी फैमिली इसमें आती है। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने इसका सेंसस करने का सोचा है और पंजाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विंग जो है ये इसके कंजर्वेशन पर फोकस कर रही है। सिर्फ इसके कंजर्वेशन पर ही नहीं तो इसके नेचुरल हैबिटेट के कंजर्वेशन पर भी फोकस कर रही है। IUCN के रेड लिस्ट में ये जो है ये मैमल जो है एंडेंजर स्पीसीज में आता है। इट्स अर्लियर बिलीव्ड दैट इट वाज एंडेमिक टू पाकिस्तान, लेकिन 2007 में एक वायबल पॉपुलेशन डिस्कवर्ड हो गया पंजाब के हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लोअर बियास रिवर में, और तब से जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काफी कुछ ध्यान दे रही है। 2019 में जो है इसका कंजर्वेशन होना चाहिए करके पंजाब स्टेट ने स्टेट एक्वेटिक एनिमल का भी इसको दर्जा दे दिया है। Fourth question, consider the following statements with regard to the Vanniyar community. 1. Concentrated in the northern districts of Tamil Nadu. 2. State government gives status of most backward community. 3. Largest backward community after scheduled caste in the state. कौन से statement correct है देख लेते हैं। So D, all statements are correct. 1, 2, 3. ये नदन डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु के वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी का दर्जा दिया है, और शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन के बाद इनका नंबर बैकवर्ड कम्युनिटीज में आता है। क्यों न्यूज में है दोस्तों देख लेते हैं। मद्रास हाईकोर्ट जो है इन्होंने 1 नवंबर को इनको जो इंटरनल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था स्पेशल 10.5% वो स्क्वैश कर दिया गया है ना, जो वन्नियर कम्युनिटी को दिया था एज अ मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी है ना, ये डिक्लेयर्ड इज अल्ट्रा वायरस। क्यों कि भाई ये जो रिजर्वेशन दिया इसके लिए जो क्वांटिफिएबल डाटा लगता है पॉपुलेशन का, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज की पोजीशन क्या है, ये कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं था। उसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्टिव डाटा क्लियर नहीं था, उसके बावजूद दिया करके ये डिसीजन जो है स्क्वैश कर दिया गया। लेकिन ये इसका फोर्स क्यों बना, क्योंकि ये जो पीएम के जो पार्टी थी वो मेजॉरिटी वन्नियर बैक पार्टी थी और AIDM के गवर्नमेंट में ये जूनियर पार्टनर थी, तो इनका एक प्रेशर था। और ये वैसे भी ये कम्युनिटी जो है इसका अच्छा प्रेशर ग्रुप नदन डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करके ये रिजर्वेशन दिया गया था। 5th question, all Nobel Prizes except Peace Prize ceremony held in Oslo, Stockholm, Copenhagen or Helsinki. So answer is Stockholm. Stockholm में बाकी पीस प्राइज दिए जाते हैं, बाकी प्राइजेस दिए जाते हैं नोबेल प्राइजेस। पीस प्राइज जो है ये पीस प्राइज ऑस्लो में दिया जाता है, एक अकेला प्राइज है, और बाकी सब नोबेल प्राइज जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। अब देखिए पैंडेमिक जो है, पैंडेमिक की वजह से पिछले 2 साल से जो है स्टॉकहोम में कोई सेरेमनी नहीं हुई और ओस्लो में भी नहीं हुई थी पिछले वक्त, लेकिन अभी इस बार ओस्लो में जो है पीस प्राइज सेरेमनी डिक्लेयर कर दिया गया, दिसंबर में ओस्लो सिटी हॉल में रहने वाला है। जो जर्नलिस्ट है मरिया रिसा एंड डिमिट्री मोराटोव जो है, इनको फिलीपाइंस और रशिया के करप्शन और मिसरूल को एक्सपोज करने के लिए पिछले साल नोबेल पीस प्राइज जो है 2021 का ये मिला है। देन 6th क्वेश्चन, the Tigray People's Liberation Front TPLF, a terrorist group, has summarily executed more than 10 youth residents of Kombolcha, one of the 2 towns that a rebel group had said it captured over the weekend in the month of October 2021. So Tigray region belongs to A. Sudan, B. Uganda, C. Ethiopia, D. Somalia. आंसर देख लेते दोस्तों। आंसर इज सी, इथियोपिया। इथियोपिया का ये पार्ट है, नदन पार्ट है, देख लेते हैं। देखो ये नदन पार्ट है, टिग्रे रीजन, ये ध्यान में रखो है ना, ये इथियोपिया का, इथियोपिया को लग के ये नीचे में सोमालिया, सुदान जो है ये एरियाज है। ये देखो ये है काम्बोलचा, काम्बोलचा आप देख लो कहाँ पे है, ठीक है, अदीस अबाबा से ऊपर, ठीक है, कभी कभी मैं आप पूछ सकते हैं। अब ये जो है टिग्रियंस जो है ये 96% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। नवंबर 2020 में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट हो गया टिग्रे रीजन में,
और इथियोपियन फेडरल गवर्नमेंट में, है ना। और इसी वजह से जो है टिग्रे वॉर जो है ये बढ़ता गया है और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज है। अब यदि हम देखेंगे इथियोपिया की कंडीशन तो काफी बुरे हाल है, वॉरफेयर कंटिन्यूस चल रहा है, कोविड की सिचुएशन बहुत बुरी है, उसमें फूड सिचुएशन भी आ गई है डॉफ की वजह से, और इसी वजह से इथियोपिया भी क्राइसिस में है। 7th question, which form of income tax department presents a consolidate annual tax statement of the taxpayer? कौन सा ऐसा फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर 26AS, 24Q, 10E और 10A। सो आंसर इज ए, 26AS ऐसा एक फॉर्म अभी हो गया है ना, जिसमें पूरा का पूरा कंसोलिडेट एनुअल टैक्स असेसमेंट रहेगा, जिसमें एक इंडिविजुअल बंदा है उसके पूरे के पूरे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, इनकम सोर्स होंगे, वो कहीं पे भी रहे, चाहे कोई बैंक में रहे, मल्टीपल बैंक्स में रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रहे, वो सब अपने आप लिंक करके यहाँ पे आ जाएंगे, अभी कोई छुपा नहीं सकता, है ना। देखो कौन कौन से फॉर्म है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। ये फॉर्म जो है 26AS कंसोलिडेट एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेयर, 24Q TDS रिटर्न होता है ऑन सैलरी पेमेंट इन ईच क्वार्टर, क्वार्टरली होता है। 10E जो है ये टैक्स रिलीफ जो है, सैलरी एरियस जो मिलता है कुछ पिछले साल के वगैरह, तो उसके लिए 10E स्प्लिट के लिए होता है। 10A जो है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, उनके लिए होता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो क्योंकि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये जो है रिवाइज्ड कर दिया गया एएस फॉर्म को, 26AS फॉर्म को रिवाइज किया गया और उसके वजह से अभी कंसोलिडेट फॉर्म आ गया। टीडीएस भी रहेगा, सेल्फ असेसमेंट रहेगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, रेमिटेंसेस, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब एक जगह रहेंगे, है ना। और ये 1 जून 2020 से अप्लाई हो जाएगा। Then the 8th question, which country recently advised its citizens to store essential daily necessities for emergency needs due to the possible shortages, food shortages, new COVID outbreaks or any other emergency situation? Russia, Lebanon, Italy, China. Which country? So China. चाइना ने ये एकदम अनोखा जो है डिसीजन दे दिया है इमरजेंसी नीड्स के लिए, क्योंकि चाइना जो है अभी कुछ हलचल कर रहा है, ताइवान के साथ भी उसके पंगे चल रहे हैं, कोविड के लिए उसने बॉर्डर सील कर दिया गया है, तो इसी वजह से उसने ये एकदम अनोखा जो है घोषणा कर दी। ये रेयर पब्लिक एडवाइजरी है, 1 नवंबर 2021 को दे दी है। It said it encouraged the families to store certain amount of daily necessities in accordance with their needs to meet daily and emergency needs, है ना। अब ये जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, वेजिटेबल के प्राइजेस बढ़ रहे, पावर शॉर्टेज भी है, कोविड की कंडीशन भी जो है अभी थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, तो इसी वजह से थोड़े से इश्यूज है और इसी वजह से ये रेयर पब्लिक एडवाइजरी चाइना ने दे दी है। देन 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम हैव अ कास्ट बेस्ड पेमेंट सिस्टम? ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, बी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सी, मिड डे मील स्कीम, डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आंसर इज ए, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। देखो अभी न्यूज में है कि ये क्या होता था कि कास्ट बेस्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाता था और फोलियो भी मेंटेन किया जाता था, और इसी वजह से ट्रांसफर जो होते थे फंड ट्रांसफर जो होता था वो कास्ट वाइज होता था। तो कुछ स्टेट्स का ये क्लेम था कि भाई ये ऐसा ना करो, क्योंकि क्या होता था कि एससी को जो है और एसटी को जल्दी पेमेंट मिलता था और अदर कास्ट को लेट पेमेंट मिलता था वहाँ के वर्कर्स को, और इसी वजह से पंगा होना शुरू हो गया था ग्रास रूट लेवल पर, और इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स ने सेंटर को कहा था कि ये आप जो डिसीजन है ये वापस ले लो। तो
ये एक्चुअली 2 मार्च जो है ये साल के, तब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये इंस्ट्रक्शंस दिया था कास्ट बेस्ड जो है ये डिसबर्समेंट हो जाए, है ना, ये एफटीओ जो है वो कास्ट बेस्ड बना जाए। अभी जो है 3 कैटेगरीज रहेंगे, लेकिन सिंगल एफटीओ बनेगा, यानी सिंगल ही मैंडेट बनेगा, लेकिन 3 कैटेगरी रहेगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर, ऐसे 3 कैटेगरीज रहेगी। 10th question, consider the following statements with regard to the petrol and diesel taxes in India. 1. Central excise duty is not an ad valorem basis. 2. Some states impose sale tax on ad valorem basis. 3. Some state impose sale tax on a non-ad valorem basis to fix upper limit of tax. 4. Some states imposed green cess. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो एड वैलोरम बेसिस पर नहीं रहती, पर लीटर फिक्स अमाउंट रहता है। कुछ स्टेट जो है एड वैलोरम बेसिस पर वैट लगाते हैं, है ना, वैट लगा देते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है ये अपर लिमिट बना दी है, मतलब एड वैलोरम तो रहता है, मतलब वैट तो रहता है, लेकिन एक फिक्स जो है रुपीस की एक अपर लिमिट डिक्लेयर कर दिया कि इसके ऊपर नहीं लगेगा। कोई स्टेट जो है वो ग्रीन सेस भी लेते हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 नवंबर 2021 को अनाउंस कर दिया है देयर इज अ रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर 5 रुपए पर लीटर और डीजल पर 10 रुपए पर लीटर ये जो है कम कर दिया गया। पिछला जो रिडक्शन हो गया था वो अक्टूबर 2018 में हुआ था, उसके बाद फरवरी 2020, फरवरी और मई 2020 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, है ना। और क्यों बढ़ाई गई थी? क्योंकि रेवेन्यू जो था पैंडेमिक का उसका प्रॉब्लम था और रिस्ट्रिक्शंस थे, इसके वजह से, है ना, बढ़ाई गई थी। अब देखो इसमें रिसेंट कोई कट अभी तक नहीं आया था, है ना। अभी रिसेंट कट ये जो है इससे क्या फायदा होगा कि फार्मर्स को जो है रबी सीजन के लिए इसका फायदा हो जाएगा, वो अपना जो है डीजल इंजन चला पाएंगे, है ना। यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को भी कहा है कि आप अपना वैट भी जो है वो भी कम कर दो ताकि डीजल और पेट्रोल के भाव कम हो जाए और इससे रिलेटेड जो पुश हो रहा है इन्फ्लेशन उसको भी चेकआउट मिल जाएगा। Then 11th question, solar storms known as A. Photosphere blaze, B. Coronal mass ejection, C. Convectional radiation waves, D. Chromosphere blast. Answer is B. Coronal mass ejection सोलर स्टॉर्म को कहा जाता है। देखो सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं एक्चुअली जो सन होता है, सन के इंटीरियर में जो है बढ़िया ब्लास्ट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज होती रहती है। एनर्जी जहाँ पे रिलीज होती है बढ़ जाती है, वहाँ पे डार्क स्पॉट तैयार हो जाते हैं, और डार्क स्पॉट जो है जहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसको सन स्पॉट कहा जाता है। ये जब आ जाते हैं तब एनर्जी जो है कन्वर्ट होती रहती है हीट और लाइट एनर्जी में और एक्सरे रेडिएशन में, है ना। और ये जो है सन के एटमॉस्फेयर से काफी तेज गति से जबरदस्त स्पीड से ऐसे यू बाहर निकलते रहते, फेंकते रहते, है ना। और ये जब मैग्नेटाइज्ड जो हॉट प्लाज्मा होता है ये जो स्पेस में फेंका जाता है उसको ही हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेसेस विथ कोड। यहाँ पे प्लेसेस जो है कोड दिए हैं, 4 कोड दिए हैं ABCD, उसको आइडेंटिफाइड करना है। ये उत्तराखंड का मैप है ना। उत्तराखंड में जो ये सैक्रेड प्लेसेस है हिंदू के, वो नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा है देख लेते हैं। A है ना, A फॉर यमुनोत्री, B फॉर गंगोत्री, C फॉर केदारनाथ और D फॉर बद्रीनाथ। तो दोस्तों एक थोड़ा सा ऐसा पैरेललोग्राम ऐसा बना देना, यहाँ पे यमुनोत्री लिख लेना, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, है ना, क्योंकि लोकेशन ऐसे पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान में रख लेना। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि ये 4 धाम जो है, ये 4 धाम के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में देवस्थानम बोर्ड एक्ट तैयार कर दिया था।
इसके तहत सभी जो यहाँ के अधिकार है, ये अधिकार यहाँ के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे टेम्पल्स के, वो निकाल के ये एक्ट के तक ये बोर्ड के तरफ चले गए। तो इसके अगेंस्ट में ही जो ये 4 श्राइन जो थे, इनके पंडित जो है उन्होंने ये अपोज किया था, और साथ में उनके साथ वहाँ के जो लोकल्स है वो भी उनके साथ थे। इस 4 धाम के अंडर में टोटल 51 टेम्पल्स आते हैं। देन 13th question, ancient idol of goddess Annapurna brought back to India from Canada and placed in its original location of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi. Consider the following facts with regard to this idol. 1. Belongs to the 18th century, to carved in the Mathura style. Third, it is a Lord Vishnu in a female form. Answer is C, 1 and 3. 1 belongs to 18th century and 3 it's a Lord Vishnu feminine form. दोस्तों ये इंडिया से जो है स्टोलन हो गया था, चोरी हो गया था 1913 में, और मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था, और उस तहत उन्होंने परसुएशन किया, और ये हमें भी रिटर्न मिल गया है। इट्स अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ मैकेंजी आर्ट गैलरी, यूनिवर्सिटी ऑफ रेगिना, कनाडा, यहाँ पे ये थे। आइडल जो है वो बनारस स्टाइल में है, इट्स अ स्टाइल है ना ऑफ आर्ट, उसमें बनाया गया है। और यहाँ पे जो विष्णु इन अ फेमाइन कैरेक्टर्स में है, जिसमें एक बॉल है, ये बॉल जो है, बॉल राइस खीर एक हाथ में और स्पून अदर हाथ में है, ऐसे है। देन 14th question, consider the following statement. 1. Cash in system in India has been steadily increasing even though government and RBI push for less cash society, digitization of the payments, and impose restrictions on the use of cash in various transactions. 2. Currency to GDP ratio come down after demonetization. So answer is C, both are correct. यानी कैश इन सिस्टम तो बढ़ रही है इंडिया में, जबकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत सारी फैसिलिटी भी दी ऑनलाइन पेमेंट की वगैरह, फिर भी कैश इन सिस्टम बढ़ रहा है। लेकिन करेंसी जीडीपी रेशियो जो है वो कम हो गया है ना। देख लेते हैं क्या है। अब करेंसी विथ पब्लिक जो है वो बढ़ गई, देखो 8 नवंबर 2021 में डिक्लेयर कर दिया, 57.48% से बढ़ गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 8.5%। यानी देखो डीमोनेटाइजेशन का कुछ फायदा नहीं हुआ, कैश इन सिस्टम ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? रीजन कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था कि लॉकडाउन के स्ट्रिंजेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस, और उसी वजह से पैंडेमिक की वजह से लोग हाथ में कैश रखना चाहते थे, बैंक में कम रखना चाहते थे। दैट वाज अ मेजर रीजन। अब करेंसी विथ पब्लिक यानी क्या? करेंसी विथ पब्लिक यानी टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश विथ बैंक इज अ करेंसी विथ पब्लिक। पब्लिक के पास जो रहेगा वो। अब करेंसी इन सर्कुलेशन एक्चुअली इट्स रेफर टू कैश और करेंसी, जो भी कैश और करेंसी है फिजिकली जो है वो ट्रांजैक्शन में रहती है कस्टमर और बिजनेस के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ करेंसी इन सर्कुलेशन। एक्चुअल नंबर से यदि देखा जाए करेंसी इन सर्कुलेशन, ये रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती। सही मायने में रियलिटी क्या रिफ्लेक्ट करती? कैश टू जीडीपी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। और माना करेंसी विथ पब्लिक बढ़ रही है, लेकिन कैश टू जीडीपी यानी जीडीपी हमारा अच्छा बढ़ गया है, और इसी वजह से कैश टू जीडीपी रेशियो जो है वो फॉलन डाउन, वो कम हो गया है। इट शोज दैट कि एक तरफ कैश इन जो सिस्टम है वो माना बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी एक्सपांड होने की वजह से वो रीजन हो सकता है। 15th क्वेश्चन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 1 width is about 22 km, 2 boundary with Bhutan, Nepal and Bangladesh, 3 northern border covered with the Chumbi Valley. Answer is D, 1, 2 and 3 तीनों है, बहुत ही नैरो है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही नैरो है, इसलिए चिकन कॉरिडोर है ना, चिकन नेक कॉरिडोर है ये, एक बिल्कुल चिकन नेक जैसा, ऐसा स्मॉल, ऐसा एकदम से छोटा है ना। 22 फीट यानी कुछ भी नहीं हुआ, बराबर है, यानी आराम से यहाँ पे घुसखोरी हो सकती है ना। यहाँ पे बाउंड्री जो है तीनों देश की बाउंड्री इसको अटैच है तीनों तरफ से, और एक चुंबी वैली जो है एक इम्पॉर्टेंट वैली है,
ये चाइना टेरिटोरी में आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो चाइना जो है अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है चुंबी वैली में, और इसी वजह से जो है ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये अभी अकेला कॉरिडोर है जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसको कनेक्ट करता है। और ये जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नेशनल हाईवेज यहाँ से है, रेलवेज यहाँ से है, आर्मी यहाँ से जाती है, सब खाना पूर्ति वगैरह जो भी है, फूड सप्लाईज वगैरह यहीं से होता है। ये यदि बंद कर दिया गया और कुछ गड़बड़ हो गई तो नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया से कट हो जाएगा, और इसलिए इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है इन्होंने एरिया जो है सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया है, और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है इन्होंने अभी मंथ लॉन्ग रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया है चुंबी वैली में। ये वैली में, ये जो एरिया है ये वैली में उन्होंने वहाँ के 400 तिब्बतन यूथ को रिक्रूट कर दिया है, वही चाइना के बॉर्डर पर उनको डिप्लॉयड भी कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जो है धोखे की घंटा जो है वो इंडिया के लिए है, और बहुत सारे उन्होंने मॉडल विलेजेस भी बनाए हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा है ना अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो थोड़ा सा इंडिया को भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। 16th क्वेश्चन, in the month of November 2021, India extended its hand of friendship towards this country by deciding to lift its ban on its defense company involved in the scam and formally dropped all criminal charges against its marine. Identify the country. A. France, B. Italy, C. Israel, D. Germany. देख लेते हैं आंसर दोस्तों। सो आंसर इज बी, इटली। जो है इटली के साथ हमने फिर से हमारे संबंध जो है फिर से बिल्डअप कर दिए है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने विजिट भी दे दिया था। देखो ये डिसाइड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील हो गई थी लियोनार्डो एसपीए डिफेंस कंपनी, उसे जो है वो भी खारिज कर दिया गया है। साथ में एक मराइन जो था केरला में उनसे रॉन्गली शूट आउट हो गया था 2012 में, तो उसका भी जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्रीज कर दिया कि ये क्लोज कर दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उसके तहत जो है इटली ने प्रॉमिस भी कर दिया 10 करोड़ रुपया जो फिशरमैन जो है मारे गए उनके फैमिली को तुरंत दे दिया जाएगा, और उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने दे दिया गया। अब पिछले कुछ साल से यानी कम से कम 5-6 साल से जो है बायलैटरल रिलेशंस बड़े इसमें थे, होल्ड में थे। अब ये रिलीज होने जरूरी था क्योंकि इंडिया अभी अपना डिफेंस जो है डिफेंस सेक्टर बिल्डअप करना चाहता है, और इंडिया की नेवी को जो है टॉर्पेडोस लगते हैं, एकदम एडवांस टॉर्पेडोस। इसमें इटली काफी एक्सपर्ट है, और इसी वजह से इटली के साथ होल्ड करके रखना संबंध ये कुछ इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं रह सकता था, और इसी वजह से ये पहल कर दी गई। देन 17th question, proportion of issues that are quoting lower than the issue price in the stock market is called as A. failure rate, B. downfall rate, C. cut margin, D. loss ratio. Answer is A. failure rate। जब इश्यू जो है प्रोपोर्शन ऑफ इश्यू जो है उसका कोट कम हो जाता है उसके प्राइस से, तो उसको फेल्यूर रेट कहते हैं। एक्चुअली अभी आईपीओ का माहौल चल रहा है, बहुत सारे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड एरियाज की जो है डाइवर्सिफाइड एरियाज के आईपीओज इंडिया में आ रहे हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर की, मोर डाइवर्सिटी इन इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्री जो है अपना आईपीओ रिलीज कर रही है, और अच्छे आईपीओज की बिकवाली है। लेकिन नोशनल लॉस जो है कॉन्सिस्टेंट पिछले साल से फेसिंग हो रहा है। इसमें यदि हाई एंड की देखा जाए ₹10,000 करोड़ प्लस लेवल की देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस हो गया है। लेकिन जो 500 to 1000 करोड़ कैटेगरी जो है इसमें सबसे कम फेल्यूर रेट रहा है, जस्ट 13% का फेल्यूर रेट रहा है
है ना। अभी एक देखा जाए तो आईपीओ मार्केट जो है ये बढ़िया सेकेंडरी मार्केट के हिसाब से चल रहा है, अच्छी आईपीओ की बिकवाली हो रही है, लेकिन आईपीओ में नोशनल लॉस हो रहा है और साथ में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट्स ये बढ़ रहे हैं और इसी वजह से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है ये वेट एंड वॉच पोजीशन में चल रहे हैं, बड़े कॉशियस है आईपीओ खरीदने के लिए, है ना। तो इसी वजह से आईपीओ में नोशनल लॉसेस दिख रहे हैं। देन 18th question, recently in which of the Muslim country the non-Muslim allowed to marry, divorce and get joint child custody under the civil law? A. Brunei, B. Kuwait, C. Iraq, D. United Arab Emirates. Answer is D. यूएई जो है इसने अभी रिसेंटली एक नया लॉ ला लिया है कि नॉन मुस्लिम्स जो है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी उनको अपने तरफ से उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से वहां पे उनको फैसिलिटीज मिल जाए, इसके लिए उन्होंने एक सिविल लॉ पास किया है। ये क्यों किया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो यूएई जो है ये इस्लामिक शरिया लॉ को फॉलो करते हैं जो बाकी गल्फ कंट्रीज करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए भी फैमिली मैटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फैमिली मैटर्स, उसके लिए एक स्पेशल कोड भी बनाया है ना, न्यू कोड्स बना दिए हैं जिसका ऑपरेशन इंग्लिश और अरेबिक लैंग्वेज में भी होगा ताकि उनको फैसिलिटेशन प्रॉपर हो। ये क्यों, तो अपने कंट्री का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये एमिरेट बढ़ाना चाहती है और बहुत सारा टैलेंट जो है, वर्ल्ड टैलेंट, वो अट्रैक्ट करना चाहती है। इसके पहले भी उन्होंने वीजा जो है इसको एक लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो बना दिया था स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए। The 19th question, which of the countries of the world is or are with the endemicity of polio virus? 1. Bangladesh, 2. Pakistan, 3. Afghanistan, 4. Somali. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, 2 and 3। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये पोलियो वायरस के लिए एंडेमिक हो चुके हैं। देखो खास बात है कि अभी वर्ल्ड पोलियो फ्री हो चुका है, वर्ल्ड इज नाउ पोलियो फ्री एक्सेप्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में क्यों है दोस्तों, अफगानिस्तान में इसलिए है कि पिछले सालों से, कुछ सालों से जो तालिबान के कंट्रोल में पार्ट था वहां पे यूनाइटेड नेशन के वैक्सीनेशन डोर टू डोर जो होना था वो करने ही नहीं दिया, ये डर से कि वहां जो उनके मेंबर्स है वो शायद एजेंट हो सकते हैं गवर्नमेंट के, और इसी वजह से पिछले जो है 3 साल में 3.3 मिलियन चिल्ड्रन ये वैक्सीनेशन से परे रह गए, वैक्सीनेशन इनका हो नहीं पाया। अभी अफगान हेल्थ मिनिस्ट्री ने अंडर द तालिबान डिक्लेयर कर दिया है कि 7 नवंबर से 4 दिन का नेशन वाइड पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन रहेगा जो चिल्ड्रन जो अंडर द एज ऑफ 5 उनको दिया जाएगा। देन 20th question, consider the following facts with regard to the data released by the National Crime Record Bureau NCRB for the year 2020. 1. Suicide cases amongst business community are more than the farmers category. 2. Suicide cases highest in the category of tradesmen across all categories. 3. Overall suicide rate in the year 2020 was highest ever. Which of the above facts is or are correct? So answer is D. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 all of the above are correct, है ना। तो बिजनेस कम्युनिटी में सुसाइड रेट जो है ये फार्मर कम्युनिटी से भी ज्यादा बढ़ गया है। देखो एक कंडीशन देखो आप 2020 की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा ट्रेड्समैन जो है ये कैटेगरी है, सब कैटेगरी बिजनेस कम्युनिटी की, ये सभी कैटेगरी से ज्यादा यहाँ पे सुसाइड केस हो गया और 2020 में सबसे ज्यादा सुसाइड केस हो गया। अभी 2021 का आने का है तो आप समझ सकते हो कि क्या पोजीशन है, क्या है, क्यों है, देख लेते हैं। मेन प्रॉब्लम यह है कि ये सब फसाद जो है ये हो गया है पैंडेमिक की वजह से। पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस कम्युनिटी को जबरदस्त नुकसान हो गया है
और इसी के कारण हमें बिजनेस कम्युनिटी जो है इसमें सुसाइड केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अब ये बिजनेस कैटेगरी में 3 कैटेगरी आते हैं, ट्रेड्समैन, वेंडर्स और अदर बिजनेस। इसमें ट्रेड्समैन जो है इसमें सबसे हाईएस्ट है, बराबर है। सुसाइड जो है ट्रेड्समैन में देखो 50% से बढ़ गई है कंपेयर टू 2019, बराबर है। ट्रेडिशनली यदि देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि बिजनेस इन जनरल क्या है, साइक्लिक इसमें चलता है, जब फेस्टिव सिचुएशन वगैरह रहती है, सीजन रहता है, वो बढ़िया कमा लेते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम है फार्मर्स। इंडिया के फार्मर्स जो है उनको अक्सर फटका मिलते रहता है ना, बिकॉज ऑफ द वैगरियस नेचर ऑफ द मानसून अपने नखरे करता है, मार्केट अपने नखरे करता है ना, और बिजनेसमैन बिचौलिया जो है कमीशन एजेंट वो भी बदमाशी करते हैं। गवर्नमेंट से जो सपोर्ट है वो नामधारी रहता है, कुछ काम का नहीं रहता है। और बहुत सारे जो मैक्सिमम फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स है और मार्जिनल फार्मर्स है, इसी वजह से उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, इकोनॉमिक होल्डिंग इन जनरल नहीं है बराबर, और इसी वजह से फार्मर्स को बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम आता है और इसी वजह से वो बहुत बार डेब्ट ट्रैप में फंसे रहते हैं। लेकिन अभी देखो कि पैंडेमिक में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बिजनेस कम्युनिटी भी बर्बाद हो गई है और इसी वजह से उनके सुसाइड के रेट्स बढ़ गया है। The 21st question, in the third edition of Goa Maritime Conclave, chiefs of navies or heads of the maritime forces of 12 countries of the Indian Ocean region were participated. Which of the following country not participated in the conclave? है ना, कौन सी कंट्री नहीं? सी, फिलीपाइंस, है ना, कमरूज थे, इंडोनेशिया थे, म्यांमार था, फिलीपाइंस नहीं है, यानी ये 12 कंट्रीज में नहीं आते। 7 to 9 अक्टूबर 2021 को हो गया नेवल वॉर कॉलेज गोवा में ऑर्गेनाइज हो गया। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर अ प्रोएक्टिव रोल ऑफ IR नेवीज, इंडियन ओशन रीजन नेवीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी वजह से कि चाइना का जो एग्रेसिवनेस है, अभी चाइना का नेवल एग्रेसिवनेस, इसके वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव है। उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो कौन कौन से है, बांग्लादेश, कामरूज, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सिसिलिस आइलैंड्स, सिंगापुर है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो इसी वजह से इंडियन ओशन जो है ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इंडिया का उसमें जो है लिटोरल पार्ट जो है वो उसका क्रूशियल रोल है। ऐसे इसमें चाइना जो है इसका एग्रेसिवनेस इंडियन ओशन में दिख रहा है और इसी की वजह से ये कॉन्क्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 22nd क्वेश्चन, फॉर द ईयर 2027 dignitaries awarded Padma Vibhushan in their field for exceptional work. Which of the following not a part of field of awardee? कौन से अवार्डी जो थे वो अवार्डी कि कौन सा ऐसा फील्ड नहीं था नीचे का, है ना, एक ए आर्ट, बी स्पोर्ट, सी पब्लिक अफेयर्स एंड डी एजुकेशन। सो आंसर इज डी, एजुकेशन ये एरिया में कोई अवार्ड दिया नहीं गया। कौन थे? टोटल 7 जो है पद्म विभूषण 2020 के है, दोनों एक साथ दिए 2020 और 2021 का इस साल, है ना। तो जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली ये जो है ना, और अपने अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है मॉरिशस के ये है, और साथ में सुषमा स्वराज, इनको किस में मिला है? पब्लिक अफेयर्स में मिला है ना। वही जो है मैरीकॉम जो है इनको स्पोर्ट्स में मिला है। श्री चुन्नीलाल मिश्रा जो है इनको आर्ट में मिला है, और श्री विश्वनाथ तीर्थ स्वामी श्री पेजरवा जो है अधोकजा मठा उडुपी के, उनको स्पिरिचुअल अदर्स में स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, लेकिन एजुकेशन में किसी को नहीं मिला है। देन 23rd क्वेश्चन, डेनियल ओर्टेगा ओन अ 4th consecutive presidential term on 8 November 2021 of which country? A. Nicaragua, B. Honduras, C. Costa Rica, D. Guatemala. सो आंसर इज ए, निकारागुआ। निकारागुआ के इलेक्शन में डेनियल ओर्टेगा जो है कंटिन्यूसली 4 टाइम
जीत के आए हैं, है ना। देखते हैं न्यूज में क्यों है वो। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि ही वॉज अ फॉर्मर गोरिल्ला हीरो ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जैसे पुअर कंट्री। ये देखो हंडरस यहाँ पे है, एल साल्वाडोर यहाँ पे है, यहाँ पे कोस्टारिका और निकारागुआ यहाँ पे। थोड़ा सा मैप भी आप ध्यान में रख लेना, हाँ मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है ना। अब ये जो है क्यों ये न्यूज में है, तो जो 7 प्रेसिडेंशियल चैलेंजर्स थे इनके अगेंस्ट में, वो डिटेंड है जून से, तो जेल में है भाई, उनका कोई काम ही नहीं। 5 जो कंटेंडर्स खड़े थे, है ना, ये क्रिटिक्स कहते कि ये तो भाई लॉयलिस्ट थे इनके, तो इनका कोई लेना देना ही नहीं था, ये नामधारी थे। यानी कहने का मतलब है कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जितना भी इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन बस ड्रामा है, इट्स जस्ट पैंटोमिम है ना। ये इलेक्शन ये ड्रामा है, ये फ्री भी नहीं है, फेयर भी नहीं है, और ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है, नामधारी है। देन 24th question, which of the paramilitary force recently issued a note to establish weekly chowpals to promote culture of talking and greater interaction among the personnel across the ranks to prevent build-up stress that might drive some personnel towards taking extreme steps of suicide? A. Border Security Force, B. Central Reserve Police Force, C. Central Industrial Security Force, D. सशस्त्र सीमा बल। सो आंसर इज बी, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ने जो है ये चौपाल का डिसीजन ले लिया है। दोस्तों वैसे भी देखा जाए तो आर्मी में काफी स्ट्रेस रहता है, अपने घर से बाहर रहते हैं, है ना, तो उनका खुद के अपने फिजिकल इश्यूज रहते हैं। तो सीआरपीएफ में भी देखो इलनेस है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, अपने फाइनेंशियल इश्यूज है, होम इश्यूज है, इनके तहत जो है दे वे वर्क अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, और काफी दुर्गम भाग में वो वर्क करते हैं, रिमोट एरिया में वर्क करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो वर्क करते हैं। सो ऑब्वियसली दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, और इसी वजह से ये जो है अंडर द स्ट्रेस दे आर टेकिंग द एक्सट्रीम स्ट्रेस। अब ग्लोबल स्टडीज ये कहती है कि यदि जो स्ट्रेस है वो रिलीज करने के लिए कोई यदि साधन नहीं है, यानी अप्रोच नहीं होता है, एक मीडियम तैयार नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आदमी सुसाइड करता है। और इसी के तहत जो है ये डिसीजन लिया गया है, सभी जोनल हेडक्वार्टर को बताया गया है कि एक वीक में 2 बार, 1 या 2 बार आप मीटिंग लो 18 से 20 लोगों का, और देखो ऐसे एक पेड़ के नीचे इनफॉर्मली ऐसे चेयर पर बैठ, इनफॉर्मल ड्रेस, देखो कोई फॉर्मल ड्रेस में नहीं, देखो यहाँ पे कोई फॉर्मल ड्रेस में नहीं, ऐसे बस पेड़ के नीचे बैठो, जस्ट गप्पे छप्पे लड़ाने के लिए, है ना, एकदम फ्री, एकदम सिविलियन क्लॉथ में, बराबर है। और साथ में और एक बोला उन्होंने कि कंपनी या प्लेटून का जो हेड होता है, कमांडर होता है, उसको कंपल्सरी रहना है, और उसको भी ऐसे सिविल ड्रेस में रहना है ना। और ऐसा राउंड बना ला, राउंड बनाने की वजह से क्या है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं रहे, अभी ऑल आर नाउ इक्वल, ओके। अब 1 से 2 घंटा ये डिस्कस हो, ये डिस्कशन में जो है कोई भी ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस ना हो, कोई भी ऑफिशियल मैटर्स जो भी होगा जस्ट इनफॉर्मल, कैसा है भाई, कैसे चल रहा है भाई, ठीक है क्या, क्या चल रहा है यार, कैसे है ना, तो दोस्त भाईगिरी जो है, सो दैट इट कैन क्रिएट द हेल्दी एनवायरमेंट, और उसके वजह से धीरे धीरे जो है वो अपने फ्रस्ट्रेशन रिलीज करेंगे, शेयर करेंगे, और उसके वजह से जो है उनका स्ट्रेस अपने आप कम हो गए। तो ये बहुत ही बढ़िया पहल जो है सीआरपीएफ ने कर दी है। लास्ट क्वेश्चन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, 3 वर्क इन इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। आंसर इज डी, 1 to 3, ऑल 3 आर। ना ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर है, इसरो का कमर्शियल आर्म भी है, और ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम में इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन जो है इसको कैसे लाया जाए इसके लिए वर्क करती है। क्यों न्यूज में आए देख लेते। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि स्पेस फ्लाइट फर्म जो है यूएस की, इसने इसरो के ऊपर जो है दावा ठोक दिया है वॉशिंगटन के कोर्ट में एज एन इंटरेस्टेड पार्टी, है ना। इसरो का जो कमर्शियल आर्म था एंथ्रिक्स, उसके ऊपर दावा ठोक दिया है, और कहा है कि $1.2 बिलियन का कंपेंसेशन दिया जाए।
क्या हो गया था, तो ये हो गया था कि स्पेस फ्लाइट ने एक साइन कर दिया था इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने के लिए, और ये एग्रीमेंट जो था, ये एग्रीमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने NSIL इसने किया था। लेकिन 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये जो करार है ये रद्द कर दिया था अमिड टू जी स्कैम जो है ओपन हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एस बैंड स्पेक्ट्रम जो है, ये एस बैंड स्पेक्ट्रम ये कंट्री के सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी कमर्शियल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसके वजह से ये जो है इनके साथ का जो करार है वो रद्द करना पड़ा। तो इसके भरपाई जो है कंपेंसेशन ये कंपनी मांग रही है। ये देखो NSIL कौन क्या है। NSIL ये 6 मार्च 2019 में एस्टेब्लिश हो गया अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वर्क करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन करके लेना है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, यानी कमर्शियल विंग है ये, है ना। ये स्मॉल सैटेलाइट, पर्टिकुलर स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इसरो काफी पावरफुल है ना, उसके लिए ये वर्क करते हैं। उसका जो स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री को ट्रांसफर करके देना, मैन्युफैक्चरिंग करना, कोलैबोरेशन करना प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्रोडक्शन करना PSLV का इंडियन इंडस्ट्री के साथ, ऐसे बहुत सारे जो कोर एरियाज रिलेटेड विद द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो दोस्तों आई होप सो आपको ये पूरे सिल्वर जो है सुपर सिल्वर क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस जरूर समझे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार देखो, ध्यान से देखो, और साथ में यहाँ पे जो ब्रीफली मैंने जो आपको मैटर दिया है उसके ऊपर भी गौर करो और अपने क्वेश्चन भी बनाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।